नमस्कार साथियों। आज हम आपसे अपनी इस भूगोल की श्रृंखला में आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को समझेंगे। कौन से सिद्धांत की? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पता है कि ब्रह्मांड यानी हमारे यूनिवर्स तथा गैलेक्सी और तारों के निर्माण से संबंधित एक ही सिद्धांत है। आप लोग, ठंडी का मौसम है, आप लोग कैसे हैं? जो केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय लगे रहें और इसको लगातार देखते भी रहें। इससे आपके क्वेश्चन, उसमें सारे जो क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित है उसको हमने इसमें सम्मिलित भी किया है, उसके आसपास के क्षेत्र को भी कवर किया है। चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आप सिद्धांत जानते हैं उसका नाम क्या है? तो आप कहते हो बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया गया है और इससे बिग बैंग थ्योरी के द्वारा केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही न बता के तारों की उत्पत्ति, तारों से ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की चर्चा बिग बैंग थ्योरी में की गई है। बिग बैंग थ्योरी क्या है इसकी तो बाद में चर्चा करते हैं। पहले कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो आप लोग अपने मन में सोचते भी रहिए कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो आप कहते हैं जॉर्ज लैम्टेरे ने। किसने? जॉर्ज लैम्टेरे ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? यूनिवर्स के या ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है, तारों के निर्माण से संबंधित है, या इस सिद्धांत का, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉर्ज लैम्टेरे ने इसका प्रतिपादन किया है। अब बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। जब आप बात करते हो कि बिग बैंग थ्योरी से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा बिग बैंग थ्योरी क्या है इसकी चर्चा यही करते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहलाती है? बिग बैंग थ्योरी है कि ब्रह्मांड में शुरुआत में 7.5 या 7.7 यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में फिजिक्स या भौतिकी या मैथ का कोई भी नियम लागू नहीं होता था, क्योंकि इतने साल पहले ना तो पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में ना तो समय था, यानी एक डायमेंशन है, ना तो समय था, ना ही फिजिक्स के कोई नियम लागू होते थे और ना ही काल था। ना समय था, समय या काल, और ना ही स्पेस, स्थान की बात करते। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मांड में जब तक बिग बैंग थ्योरी यानी एक छोटी स्पेस में जब कुछ नहीं था तो काल और समय का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि फिजिक्स और गणित काल यानी समय और स्थान पर ही निर्भर करती है। इसलिए बिग बैंग की थ्योरी से ही शुरुआत होती है कि जब कभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तभी कौन अस्तित्व में आया? काल अस्तित्व में आया, काल में समय अस्तित्व में आया, और तभी कौन अस्तित्व में आया? समय अस्तित्व में आया। तो काल और समय का अस्तित्व भी तभी आया जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब हम चर्चा करते हैं इसी बिग बैंग थ्योरी की कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु था, ये अनंत गुरुत्व, इस जो ये पॉइंट था इसका अनंत गुरुत्वाकर्षण था। गुरुत्वाकर्षण यानी इसमें अपार गुरुत्वाकर्षण तथा इसका अनंत घनत्व था। अनंत घनत्व था, इसकी सीमा निर्धारित नहीं है। अनंत घनत्व और अनंत गुरुत्वाकर्षण में केवल छोटे से बिंदु जो नैनो पॉइंट में ही था, इसमें 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक विस्फोट हुआ, उसी को आप बिग बैंग या महाविस्फोट कहते हैं। और जब 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद यानी नैनो सेकंड में, सेकंड के भी कुछ नीचे भाग में ही धीरे धीरे इसी विस्फोट के बाद यानी बहुत सडनली 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण शुरू हुआ। इसका परमाणु का निर्माण, चूंकि पता है ये फिजिक्स के नियम पर, परमाणु केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियम पर आधारित हैं, जबकि अनंत गुरुत्वाकर्षण अनंत घनत्व वाले में परमाणु की संरचना नहीं थी। इस परमाणुओं के निर्माण के बाद यानी विस्फोट के बाद जब परमाणुओं का निर्माण शुरू हुआ, सिंपलेस्ट परमाणु जो आप हाइड्रोजन जानते हैं, जब इसका निर्माण हुआ तो अंतरिक्ष में बहुत सारा
एक तरीके से गैसी गैसों का एक झुंड, बहुत बड़ा गैसों का झुंड इकट्ठा हुआ, और इसी गैसी झुंड से धीरे धीरे किसका निर्माण शुरू हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। और यानी ब्रह्मांड का निर्माण कब शुरू हुआ? तो आप कह सकते हैं 17.7 अरब वर्ष पूर्व, जब एक छोटे से पॉइंट में एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन ये जो आप पढ़ते हैं कि ये बादल, जो ये गैसों का बादल बना, इसी को आप सिंपल भाषा में अगर कहें तो इन बादलों की सहायता से ही, यानी आप कह सकते हैं इन बादलों की सहायता से ही पहले गैलेक्सी का निर्माण हुआ। किसका? गैलेक्सी। चूंकि गैलेक्सी क्या होता है? ये तारों का एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है, और गैलेक्सी में होते क्या हैं? तो आप कहते हो तारे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तारों का निर्माण शुरू हुआ। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें कि जो हमारा तारा है यानी सूर्य, ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। कितने वर्ष पूर्व? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो एक सिंपल कहानी है कि एक छोटे से बिंदु जो बहुत छोटा था, यानी नैनो में था, उसमें अनंत गुरुत्वाकर्षण और अनंत घनत्व था। उसमें 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। यही बिग बैंग है। इस विस्फोट के कारण ये अनंत घनत्व वाला जो ऑब्जेक्ट था, इसमें तेजी से फैलाव हुआ। फैलाव होने के कारण इस विस्फोट के एक ही सेकंड के भीतर धीरे धीरे परमाणुओं का निर्माण हुआ, जिसको आप सडन कहते हैं, कि अचानक परमाणुओं का निर्माण ना होके बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन के स्वरूप हुआ। परमाणुओं के निर्माण के बाद, यानी एक सेकंड, जब ये इसमें विस्फोट हुआ उसके 1.3 सेकंड माना जाता है, लेकिन अप्रॉक्स 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद ही परमाणुओं का निर्माण तथा फिजिक्स और मैथ के सारे नियम यहाँ लागू होने लगे, यानी भौतिकी का सिद्धांत शुरू हुआ। साथ में परमाणुओं के निर्माण के कारण एक गैस का बहुत बड़ा गोला बना, और इसी गोले के कारण पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सियां हैं उनके वो अस्तित्व में आने लगी। क्योंकि गैलेक्सियों में मुख्य रूप से तारे होते हैं, तो यहीं से शुरुआत हुई किसके? तारों के निर्माण की। अब हम इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं कि तारों, जब आप गैलेक्सी पढ़ते हो तो गैलेक्सी से पहले आप तारे के निर्माण की चर्चा करते हो। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो आप कहते हो इन बड़े गैसों के झुंड से। और ये जो गैस के झुंड होते हैं, इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा रूप में है, क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक था। अब ये जो गैस है, इसी को आप, गैसों के झुंड को आप एक शब्द बोलते हो निहारिका। कौन सा? नेबुला। सवाल आपके टीजीटी में भी आया है और पीजीटी में भी पूछा गया कि नेबुला क्या है। तो नेबुला क्या है? गैसों का एक झुंड है जो किसका बना होता है? हाइड्रोजन गैस का, या आप सिंपल कह सकते हो गैसों का झुंड है। और इस गैसों के झुंड में जो छोटे छोटे झुंड बनते हैं, कि जैसे ये गैसों का आपका झुंड है, ये गैसों का झुंड है, ये गैसों का झुंड है, ये जितने भी झुंड छोटे छोटे होंगे, ये सब एक तरीके से निहारिका का कार्य करती हैं, नेबुला का कार्य करती हैं। और इन गैसों के झुंड को स्टालर नर्सरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टालर नर्सरी। मीन्स यहाँ तारों का जन्म होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्टालर नर्सरी। तो दो ही चीजें इसमें कवर मैंने की है कि पॉइंट से विस्फोट कितने वर्ष पूर्व? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इसमें एक कुछ ही समय में परमाणुओं का निर्माण शुरू हुआ। परमाणुओं के निर्माण से एक घना बादल का कोहरा जैसे बनता है, वैसे ही बादल का एक घना बड़ा पिंड बना, जिसमें हाइड्रोजन प्लाज्मा के रूप में अवस्थित था। और इसी गैसों के झुंड को आप सिंपल भाषा में क्या कहते हो? निहारिका कहते हो। चूंकि छोटी छोटी कई निहारिका बनी, यानी क्लस्टर के रूप में आया, और यही निहारिका छोटी छोटी जो थी, यही इनको क्या कहते हैं? स्टालर नर्सरी। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, जैसे ए नर्सरी है, बी स्टालर नर्सरी है और सी स्टालर नर्सरी है, तो इनके जो मध्य में भाग, यानी मध्य में जो गैसें थी, उनमें घनत्व बढ़ा, दबाव बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, जिसके कारण इसमें इनके प्रत्येक नर्सरी के केंद्र में एक प्रक्रिया चालू हुई, जिसका नाम क्या था? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिएगा, निहारिका गैसों के झुंड से ही
जो मध्य भाग में जहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक था, भारी तत्व थे, वहां नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हुई और यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया अंततोगत्वा इसी के कारण तारे का जन्म हुआ। हम बात इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी तारे का जन्म किससे हुआ? ध्यान रखिएगा, निहारिका या नेबुला या गैसों के बड़े विशाल झुंड से। और उस बड़े विशाल झुंडों को क्या कहा जाता है जिनसे तारे जन्म लेते हैं? तो आप कहते हो स्टालन नर्सरी उनका नाम दिया जाता है। बात इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई। ये जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ये सरल प्रक्रिया फिलहाल नहीं थी। कैसे? इसको आप ध्यान दें। मैंने क्या कहा? विस्फोट कब हुआ? विस्फोट यानी जिसको आप बिग बैंग कहते हैं, बिग बैंग। बार बार हम टाइम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में टाइम आपका दिया है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, जिससे बादलों का झुंड बना, या हम कहें विस्फोट के बाद धीरे धीरे किसका निर्माण शुरू हुआ? तारों का। इसका तारों का। ये आपको बता चुके हैं कि तारों का निर्माण जो शुरू हुआ वो कैसे हुआ? तो आप कह सकते हो निहारिका से। इससे निहारिका या नेबुला से जो तारे बने। हम तारों में चर्चा करेंगे केवल किस? सूर्य की, यानी अपने तारे की। हमारे अगर तारे की बात करें तो हमारे तारे का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, हम इसी की चर्चा करेंगे। निहारिका से ही किसका निर्माण शुरू हुआ? तारों का। तारों के निर्माण के लिए जो निहारिका क्या है? तो गैसों का झुंड है ना? इससे निर्माण किसका हुआ? तारों का। अब तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो किसी निहारिका में जो मध्य बिंदु था वहां गुरुत्वाकर्षण, यानी हम तारे की निर्माण की अगर कहानी पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि निहारिका के केंद्र में, कहां पर? केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अधिक बना, यानी अधिक होता गया। तो जब गुरुत्वाकर्षण अधिक हुआ तो इसमें सिकुड़न पैदा हुई। क्या पैदा हुई? सिकुड़न। और इसी को सिंपल भाषा में आप क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। निहारिका से किसका जन्म हुआ? प्रोटोस्टार का। ध्यान रखिएगा, प्रोटोस्टार किसी तारे की प्रारंभिक अवस्था है, जिसके बाद इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हुई। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, और धीरे धीरे तारों में ऊर्जा उत्पादन की कहानी शुरू हुई। और तारों में जब ऊर्जा उत्पादन बढ़ा उसी को हम बोलते हैं यंग स्टार या युवा तारा। जैसे अभी आप अपना सूर्य क्या है? एक युवा तारा है, क्योंकि पीला प्रकाश देता है, इसलिए कभी कभी अपने सूर्य को येलो स्टार या पीत तारा भी कहते हैं। ये आपके टीजीटी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पीत तारा किसे कहते हैं। तो अपने सूर्य को का नाम क्या है? दूसरा पीत तारा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हुई और नए तारे का जन्म हुआ। इसी नए तारे की कहानी अगर आगे बढ़ें तब आप पाते हैं कि नए तारे के बाद नए तारे में जैसे जैसे यानी युवा तारा बनने के बाद जैसे जैसे उसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू होती गई, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बढ़ी, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हमेशा ध्यान रखिए सूर्य में किस रूप में होता है? प्लाज्मा रूप में होता है। कभी भी आप नहीं कह सकते कि तारों में हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है। ये हाइड्रोजन जैसे जैसे समाप्त होता गया, यानी ऊर्जा उत्पादन में हाइड्रोजन का निवेश हुआ और ये हाइड्रोजन समाप्त होने लगा, जिससे केंद्र में दबाव कम पड़ा। केंद्र में दबाव कम पड़ता गया, और जैसे जैसे तारों में केंद्र में दबाव कम पड़ता जाता है, विकिरण की तीव्रता में कमी आती है। विकिरण की तीव्रता में
यानी ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है। यानी किसी तारे की जब विकिरण में की तीव्रता में कमी आए, ऊर्जा उत्पादन में कमी आए, हाइड्रोजन की कमी होने लगे, तो उसी को आप सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं? वृद्ध तारा, यानी ओल्ड स्टार। ओल्ड स्टार। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटो स्टार प्रारंभिक अवस्था है, जिसे हम इम्ब्रियो स्टार की श्रेणी में रखते हैं। इम्ब्रियो स्टार, प्रोटो स्टार, यंग स्टार, और लास्टली जब आप बात करते हैं अंतिम अवस्था में कोई तारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो आप कहते हो वृद्ध तारे। ये एक तारे की अपनी अवस्था होती है, जैसे नदियों की अवस्था होती है वैसे तारे की अवस्था होती है। इसी को अगर कहें कि जब आप बात करते हो वृद्ध तारे की, हम तारों की ही कहानी बता रहे हैं कि तारे में है क्या। जब आप बात करते हो कि वृद्ध तारे की, वृद्ध तारा का केंद्र अधिक सघन होता है। बाहरी पपड़ी जो तारों की है, जब हाइड्रोजन की कमी आती है तो उसके कारण ऊपरी जो पपड़ी है वो नीचे ढहने लगती है, और उसमें जो वृद्ध तारे में एक विस्फोट होता है, और उस समय उसको बोलते हैं रेड गेंट स्टार। रेड गेंट स्टार मीन्स रेड गेंट स्टार कब की अवस्था है? तो वृद्ध तारे के बाद की अवस्था है। यानी सबसे पहले इम्ब्रियो स्टार, फिर अपनी एक उम्र में उसे प्रोटो स्टार, इम्ब्रियो स्टार के बाद फिर युवा तारा, फिर युवा तारा के बाद वृद्ध या ओल्ड स्टार। ओल्ड स्टार के बाद उसमें एक विस्फोट होने के कारण वो क्या बन जाता है? रेड गेंट स्टार। और जब रेड गेंट स्टार बनता है, यानी जिसको लाल दानव के नाम से जाना जाता है हिंदी में, लाल दानव यानी रेड गेंट स्टार, जैसे अपना सूर्य है अभी क्या है? यंग स्टार है। यंग स्टार के बाद कुछ दिनों में वो क्या बन जाएगा? जब उसमें हाइड्रोजन की कमी होगी तो वृद्ध तारा बन के वो रेड गेंट स्टार बन जाएगा। और रेड गेंट स्टार बनने के बाद उसमें एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? यानी जब कोई तारा रेड गेंट स्टार अपने अंतिम अवस्था में बनता है तो उसके बाद उसमें एक विस्फोट होता है, और उसी विस्फोट को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। तो किसी तारे की जो अंतिम अवस्था है वास्तव में वो क्या है? सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद अगर कोई तारा, क्योंकि तारे बहुत बड़े होते हैं, कैसे? एक आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी अगर हम बात करें तो पृथ्वी कितना, केवल 6000 किलोमीटर, या जिसकी आप त्रिज्या पढ़ते हो 6371 किलोमीटर होती है। जबकि अगर सूर्य की कभी त्रिज्या आप पढ़ेंगे, अभी आगे सूर्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि सूर्य की त्रिज्या तो लगभग 7 लाख किलोमीटर है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सूर्य बहुत बड़ा होता है, किससे? किसी भी ग्रह से। यानी तारों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन सब कुछ तारे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। अगर इन तारों की आप भूमिका देखें तो तारे जिस अवस्था में प्रकाश का उत्पादन करते हैं, अगर उसके आगे की कहानी देखें तो तारों में जो अंतिम अवस्था होती है सुपरनोवा या विस्फोट के बाद, उनकी कहानी होती है कि कौन सा तारा कितना बड़ा था अंतिम अवस्था में, वो किस रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेगा। कैसे? अगर हम बात करें इसी को तो आगे बढ़ें तो रेड गेंट स्टार के बाद सुपरनोवा के बाद, यानी जब भी तारा अंतिम अवस्था में गेंट स्टार के बाद उसमें विस्फोट होगा तो सुपरनोवा के बाद ये पता चलता है कि तारे का जो आयतन था या भार था किसका ज्यादा था या कम था। अगर कोई तारा बहुत बड़ा है तो वो अंतिम अवस्था में वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें खिंचाव बल अंदर की ओर अधिक होता है, और जिससे वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यही न्यूट्रॉन तारा अगर कोई बहुत बड़ा तारा है और उसमें नाभिक के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, अनंत गुरुत्वाकर्षण है, तो ये न्यूट्रॉन तारा आगे चल के ब्लैक होल बन जाता है। तो अगर कोई तारा एक निश्चित आकार से अधिक बड़ा है, जिसके कारण उसके नाभिक में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, तो वह अपने अंतिम अवस्था में सुपरनोवा के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन तारा। लेकिन यदि कोई तारा आकार में छोटा है तो उसके नाभिक में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे खिंचाव बल कम होता है, और वो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वो न्यूट्रॉन तारा ना बन के बल्कि श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है? श्वेत वामन। तो जो तारे बहुत बड़े होते हैं वो न्यूट्रॉन तारे,
और जो तारे छोटे होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, आकार में कम होते हैं, वो अंतिम अवस्था में श्वेत वामन बनते हैं। लेकिन ये सारी कहानी कब होगी? जब उस तारे में क्या होगा? विस्फोट होगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। कौन सा तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा या श्वेत वामन बनेगा, इसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था, और इसकी सीमा रखी थी 1.44 यानी 1.44 गुना। यानी अगर कोई तारा हमारे सूर्य से 1.44 गुना या उससे अधिक बड़ा है तो वो सदैव बनेगा न्यूट्रॉन तारा, और यदि कोई तारा हमारे सूर्य या उससे छोटा है तो वो सदैव किसमें परिणति उसकी होगी? श्वेत वामन में वो बदलेगा। इसी 1.44 गुना को आप चंद्रशेखर सीमा के रूप में जानते हैं। इस रूप में चंद्रशेखर सीमा। अब चंद्रशेखर सीमा की बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन जो आए हुए। चंद्रशेखर सीमा क्या निर्धारित करता है? तो चंद्रशेखर सीमा यह निर्धारित करता है कि तारे अपनी अंतिम अवस्था में किस रूप में परिवर्तित होंगे, यानी अंतिम अवस्था में उनका क्या होगा, वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या श्वेत वामन बनेगा। ये चंद्रशेखर सीमा का मान कितना है? तो हम अपने सूर्य के सापेक्ष अगर देखें तो 1.44 गुना। इसी को आप किस रूप में जानते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा के रूप। लेकिन अगर आप बात करें श्वेत वामन और न्यूट्रॉन तारा, तो इसमें स्पेसिफिक अंतर होता है। जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो आप नाम से ही जानते हैं कि न्यूट्रॉन तारा में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ अधिक होगी, तो ये सदैव किसके बने होते हैं? न्यूट्रॉन के बने होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन तारे की बात करें, ये किसके बने होते हैं? तो आप कह सकते हो ये न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इसी की चर्चा हम आगे करते हैं। यानी न्यूट्रॉन तारा और श्वेत वामन कहते किसे हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा में इनके कई एक ऐसे लक्षण हैं जो आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये टीजीटी के ही क्वेश्चनों में आए हुए हैं। चलते हैं, बात करते हैं यही। यानी तारे जो रेड गेंट के बाद, वृद्ध तारे, रेड गेंट स्टार जिन्हें हम कहते हैं, उनके बाद सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों की एक चंद्रशेखर सीमा होती, जिससे निर्धारित होता है कि अगर कोई तारा बृहद अवस्था में बड़े आकार में है तो न्यूट्रॉन तारा अंतिम अवस्था में बनता है सुपरनोवा के बाद, और यदि छोटा तारा है तो वो श्वेत वामन बनता है। इसी की अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा और कि न्यूट्रॉन तारा और श्वेत वामन ये होते क्या है। बात तो इनकी खूब करते हैं कि ये है क्या, लेकिन अगर हम इनको देखें तो हम पहले बात करते हैं श्वेत वामन, इसकी श्वेत वामन। तो श्वेत वामन क्या है? चंद्रशेखर सीमा के यदि कोई से छोटा अगर तारा है तो अपनी अंतिम अवस्था में क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन कैसे बनते हैं? तो इनका जो मैटर होता है श्वेत वामन में, तो इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े, जब श्वेत वामन बनेगा तो बड़े क्षेत्र में, ये जब सुपरनोवा होगा, बड़े क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन और इनका जो इलेक्ट्रॉन के सिवाय परमाणु का नाभिक होता है वो अलग हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक का एक, ये आपका वातावरण बनेगा। वातावरण किसका? किसी परमाणु के नाभिक का। और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एक तरीके से पर्यावरण में जैसे हवाएं फैलती हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन इसी वातावरण में आपस में आसपास रहेंगे। यानी वास्तव में नाभिक के वातावरण में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को आप क्या बोलते हो? श्वेत वामन कहते हैं। तो एक तो इनका स्ट्रक्चर है कि ये कैसे होते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नाभिक के वातावरण में इलेक्ट्रॉन का वास होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? श्वेत वामन। ये सूर्य की अपनी अंतिम अवस्था है। लेकिन अगर श्वेत वामन, इनका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है। यानी अगर हम श्वेत वामन के घनत्व की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1 × 10⁻⁹ kg प्रति मीटर क्यूब, मीन्स 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के डिब्बे में इनका अगर वजन की बात करें तो 10⁹ kg इनमें भार समाहित होता है। ये पानी से इनका जो घनत्व होता है, ये अगर तुलना करें तो पानी के घनत्व से 10 लाख गुना अधिक होता है। कितना? पानी के घनत्व से 10 लाख गुना अधिक होता है। ये आपका है न्यूट्रॉन तारा। इसमें अगर हम एक दूसरा अगर तथ्य जोड़ें तो आप कह सकते हो, अगर एक चम्मच पदार्थ अगर श्वेत वामन का आप लेते हैं तो लगभग ये 10 क्विंटल या उससे अधिक इनका भार हो सकता है। कितना? 10 क्विंटल भार।
यानी इनका घनत्व बहुत अधिक है, 10 की पावर 9 kg पर मीटर क्यूब। इनका पानी के घनत्व से लगभग 10 लाख गुना अधिक होता है, और ये एक चम्मच में अगर इस पदार्थ को उठाते हैं तो 10 कुंटल या उससे अधिक हो सकता है। हाँ, अगला पॉइंट है, अगर हमारी गैलेक्सी की बात करें तो 97%, 97% जो तारे हैं हमारे गैलेक्सी में, वो अपनी अंतिम अवस्था में क्या बनेंगे? श्वेत वामन ही बनेंगे। ध्यान रखिए, ये 4 पॉइंट आपके किसके बारे में? श्वेत वामन। इन तीनों तथ्यों को टीजीटी के पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और अगला जो ऑप्शन है ये याद रखिए, ये नया है कि श्वेत हमारे ब्रह्मांड में यानी हमारी गैलेक्सी में 97% तारों के भविष्य में आगे आने वाले समय में वो क्या बनेंगे? श्वेत वामन की कहानी लिखी है। इसी को अगर हम देखें, ये कौन सी बात है? श्वेत वामन। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रॉन तारे के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन तारा भी कई बार पूछा जा चुका है। तो श्वेत वामन की ये कहानी क्या, देख लीजिए। यानी नाभिक का बादल, उसके मध्य कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग अलग, यहाँ परमाणु का अस्तित्व नहीं रहता है, जिससे फिजिक्स के नियम यहाँ भी कार्य नहीं करेंगे। दूसरा, इनका घनत्व बहुत अधिक, पानी के घनत्व से 10 लाख तक गुना ज्यादा। इनका वजन भी बहुत ज्यादा, आप एक स्पून में 10 कुंटल से ज्यादा यहाँ भार समाहित कर सकते हैं या ले सकते हैं। जितने तारे हमारे गैलेक्सी में हैं उसका 97% तारे अंतिम अवस्था में क्या बनेंगे? श्वेत वामन। मात्र 3% तारे किस रूप में? न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाएंगे। हम बात करते हैं अब श्वेत वामन के बाद न्यूट्रॉन तारे की। न्यूट्रॉन तारे की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन तारा क्या है? वो भी वही है कि न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? तो तारे सुपरनोवा के बाद जो बड़े तारे होते, विशालकाय तारे, वो गुरुत्वाकर्षण, नाभिक में गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अगर इनका निर्माण किससे होगा? तो आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन तारों का निर्माण किससे होता है? तो कह सकते हो न्यूट्रॉन से होता है। दूसरा, अगर इनके घनत्व की बात करें तो ये इनका घनत्व श्वेत वामन से भी कई गुना अधिक होता है। इनका घनत्व सामान्यतः 10⁻13 से 10⁻14 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ध्यान रखिएगा, 10⁻13 to 14 kg पर मीटर क्यूब होता है। अगर वहीं पर जब एक चम्मच की बात करें, एक चम्मच के बराबर अगर हम श्वेत वामन का भार लेते थे तो वो एक मिनिमम, एक जिसको आप कहते हो, फिजिक्स के नियम तो नहीं कार्य करते थे, लेकिन फिर भी उनका एक मात्रा लिख दिया गया कि 10 कुंटल से या उससे अधिक। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन तारे की बात करें तो एक चम्मच में इनका भार लगभग, जो आप अभी आगे भारत पढ़ेंगे जिसमें माउंट एवरेस्ट पढ़ते हैं, तो माउंट एवरेस्ट का जितना वजन है पर्वत का, उतना हम एक चम्मच में ही उसका भार समाहित हो जाएगा। ये भी आप तुलना यहाँ याद कर लीजिए कि न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि एक चम्मच पदार्थ को अगर लेते हैं, जबकि एक चम्मच लगभग अगर पृथ्वी पर लें तो 4 ग्राम के आसपास रहता है, ये मानक है। उसी पर अगर यहाँ पर लेते हैं तो माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय के वजन के लगभग बराबर। कुछ किताबों में इसे 20,000 या 40,000 हाथियों बराबर भी लिखा गया है। ये भी आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन तारे के भविष्य के बारे में। अगर कोई न्यूट्रॉन तारा जब हम पढ़ते हैं, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं कि न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं और उनका भविष्य क्या है, कैसे वो रहते हैं। अगर हम इसी की चर्चा करें कि न्यूट्रॉन तारा ही, यानी न्यूट्रॉन तारा अगर तेजी से घूर्णन करने लगे, जब कोई न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूर्णन करता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण पहले से ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तेजी से निकलती है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी न्यूट्रॉन तारे से अधिक निकलने लगे तो उसी को आप एक शब्द बोल देते हो, पल्सर। कौन सा तारा? पल्सर। तो पल्सर और कुछ नहीं, न्यूट्रॉन का अगला चरण है। यानी जब बड़े न्यूट्रॉन तारे, यानी बड़े तारों का जब न्यूट्रॉन तारा बनता है तो हमेशा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अधिक छोड़ते हैं और उन्हें फिर क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। तो पल्सर भी किससे संबंधित है? ये भी तारों की अंतिम अवस्था से संबंधित है। लेकिन यदि यही न्यूट्रॉन तारा, इसका अगर द्रव्यमान एक स्थान पर कहीं समाहित होने लगे, यही पल्सर या न्यूट्रॉन तारा, और इनका द्रव्यमान कहीं, यानी न्यूट्रॉन तारा अगर बड़ा है और उनका द्रव्यमान केंद्र की ओर तेजी से भागने लगे, या द्रव्यमान एक बिंदु पर समाहित होने लगे, एक बिंदु पर अगर
द्रव्यमान एक बिंदु पर समाहित होने लगता है तो उसी वही न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इसका ब्लैक होल, जैसे अपने गैलेक्सी का ब्लैक होल सेजिटेरियस है तो आप उसकी तुलना कर सकते हो। तो यही न्यूट्रॉन तारा पल्सर भी बन सकता है, यही न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल भी बन सकता है। ब्लैक होल की कहानी आप अपने गैलेक्सी में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपसे आपका बिग बैंग थ्योरी, तारों की उत्पत्ति तथा तारों की अवस्थाएं, न्यूट्रॉन तारा और श्वेत वामन तथा चंद्रशेखर सीमा, ये इतने टॉपिक इसमें आपके कवर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपको इससे संबंधित